आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे यूएस इकोनॉमी में चल रही एक अजीब इवेंट को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और आज है वेडनेसडे 15 जनवरी। अब हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। इंडिया का लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ है और मार्केट ट्रैकिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। दिसंबर 2024 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई से मेजर होता है, 5.2% तक आ गया। ये एक 4 मंथ लो है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करता है। फैमिलीज, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स के लिए इन्फ्लेशन का गिरना रिलीफ लेके आता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन कम हो रहा था। अक्टूबर 2024 में ये 6.2% था, जो नवंबर में 5.5% तक गिर गया और अब दिसंबर का 5.2% लास्ट 4 महीने का सबसे लोएस्ट है। इसका सबसे बड़ा रीजन फूड प्राइसेस का कम होना है, जो इंडिया में इन्फ्लेशन के बड़े ड्राइवर्स में से एक है। फूड प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि ये वेदर, क्रॉप यील्ड्स और ग्लोबल मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। दिसंबर में फूड इन्फ्लेशन 8.2% से गिर के 7.69% हो गया, जो एक क्लियर इंप्रूवमेंट है। इस बार वेजिटेबल प्राइसेस जैसे अनियंस, टोमेटोज और पोटैटोज के सस्ते होने से काफी हेल्प मिली है। दिसंबर में वेजिटेबल इन्फ्लेशन 26.6% तक गिर गया, जो लास्ट 4 महीने का सबसे लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी फूड प्राइसेस कम हुए हैं। एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस 14.6% तक बढ़ गए, जो 32 मंथ का सबसे हाई है। मिल्क और मीट जैसे आइटम्स भी महंगे हुए हैं। इन्फ्लेशन का एक और एस्पेक्ट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, जो फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करता है, दिसंबर में 3.6% पर स्टेडी रहा। ये एक अच्छा सिग्नल है क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन 1 साल से 4% से नीचे है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाता है। केयर एज रेटिंग के हिसाब से एग्रीकल्चर का आउटलुक पॉजिटिव है। खारिफ प्रोडक्शन स्ट्रांग है और राबी सोइंग के लिए रेजोवायर लेवल्स भी हेल्दी है। राबी सोइंग दिसंबर एंड तक 0.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, जो फूड इन्फ्लेशन को और ईज कर सकती है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये दिसंबर में थोड़ा सा बढ़कर 2.37% हो गया, जो नवंबर में 1.89% था। फूड आइटम्स और टेक्सटाइल के हायर कॉस्ट ने इसे ड्राइव किया, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस पर WPI 0.38% गिरा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्रूड ऑयल जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स के प्राइसेस कम होना दिखाता है। RBI इन नंबर्स को क्लोजली देख रहा है। रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट 6.5% पर अनचेंज रखा गया था। ज्यादातर मेंबर्स ने इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए इस डिसीजन को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ मेंबर्स जैसे डॉक्टर नागेश कुमार और प्रोफेसर राम सिंह ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट रेकमेंड किया ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो सके बिना इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ाए। दिसंबर में RBI ने हेडलाइन इन्फ्लेशन को क्वार्टर के लिए 4.8% प्रोजेक्ट किया था और एक्चुअल फिगर्स उसके करीब ही है। अब डिसीजंस हो रहे हैं कि क्या फरवरी 2025 में RBI रेट कट करेगा। लोअर रेट्स बोरोइंग को सस्ता बनाता है, जिससे बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं और कंज्यूमर स्पेंड करते हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। लेकिन RBI कॉशियस रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे ऑयल प्राइसेस और रुपी वीकनेस रिस्क बढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो दिसंबर में 5.4% तक बढ़ गया। ये लास्ट 22 मंथ्स का हाईएस्ट है। रुपी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से डॉलर के अगेंस्ट 4% वीक हो चुका है, जो इंपोर्टेड गुड्स को महंगा बना रहा है। ये RBI के लिए रेट कट्स को मुश्किल बनाता है। इन्फ्लेशन का कम होना हाउसहोल्ड्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पिक्चर अभी मिक्स्ड है। वेजिटेबल्स सस्ते हुए हैं, लेकिन मिल्क, ऑयल्स और प्रोटीन्स महंगे हैं। कोर इन्फ्लेशन स्टेबल है, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। इंडिया डेटा हब के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट कट्स के लिए एक हर्डल बना हुआ है। हेडलाइन CPI मॉडरेट हुआ है,
लेकिन इसके कम होने के पेस अभी ज्यादा नहीं है। रूपी डेप्रिसिएशन एक और चैलेंज क्रिएट कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर भी मॉनेटरी ईजिंग पॉज पर है और फेड के मार्च तक रेट कट की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है। ऐसे में लगता है कि आरबीआई अपने फरवरी पॉलिसी मीटिंग में स्टेटस को मेंटेन करे। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। सितंबर 2024 से यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में 1% का कट किया है। यूजुअली जब फेड रेट कट्स करता है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स जैसे 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड नीचे गिरते हैं, पर इस बार उल्टा हो रहा है। 10 ईयर यील्ड 1.15% बढ़ गया है। साथ ही अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो यूएस डॉलर 1985 से आज तक अपने हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच गया है। ये दोनों चीजें एक साथ होना काफी अजीब है। ये समझने के लिए कि ऐसा होना इतना अजीब क्यों है, हमें पहले ये समझना होगा कि नॉर्मली क्या होता है। जब फेड रेट कट्स करता है तो फाइनेंशियल कंडीशंस इजी हो जाती है, जिससे लोग और बिजनेसेस ज्यादा स्पेंड करते हैं और सस्ता लोन लेते हैं। इस वजह से 10 ईयर ट्रेजरी जैसे यील्ड्स नीचे गिरते हैं। पर अब जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, जैसे मार्केट एक नए रूल बुक के हिसाब से चल रहा हो। इस अनयूजुअल मूव को समझने के लिए एनालिस्ट टर्म प्रीमियम नाम के एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्म प्रीमियम का मतलब होता है इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लॉक करने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए होता है। रीसेंट डेटा के मुताबिक टर्म प्रीमियम नेगेटिव से 50 बेसिस पॉइंट्स तक आ गया है। ये एक काफी बड़ा स्विंग है, पर प्रॉब्लम ये है कि हर कोई टर्म प्रीमियम को अलग तरीके से डिफाइन करता है, इसीलिए क्लैरिटी थोड़ा कम है। ऐसी सिचुएशन 1981 में देखी गई थी, जब फेड ने मई में रेट्स को 20% से नीचे किया था। तब 10 ईयर यील्ड्स 12% से 16% तक बढ़ गई थी। तब बॉन्ड मार्केट विजिलेंटीज का कॉन्सेप्ट सामने आया था। ये वो ट्रेडर्स हैं जो इन्फ्लेशन फियर्स या पॉलिसी डिसीजंस पर एग्रेसिवली बॉन्ड्स बेचते हैं, जिससे यील्ड्स और ऊपर चले जाते हैं। वॉल स्ट्रीट अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड कहां तक जा सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर यील्ड 5% पर रुकता है तो मार्केट एडजस्ट कर लेगा, पर अगर ये 5% से ऊपर चला गया तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और सेल ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। चार्ल्स श्वाब के एनालिस्ट के हिसाब से फेड फंड रेट और 10 ईयर यील्ड के बीच का हिस्टोरिकल डिफरेंस 120 से 150 बेसिस पॉइंट्स का होता है। फेड फंड रेट्स अभी 4.5% है, तो फेड 10 ईयर यील्ड 4.5% से 4.75% के बीच होना चाहिए। जिम बियांको के रिसर्च के हिसाब से जब फेड 2022 और 2023 में रेट्स रेज कर रहा था, तब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हो रहे थे, पर जैसे ही फेड ने रेट कट शुरू किए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस वापस बढ़ने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑयल के $145 पर बैरल होने की वजह से स्पाइक हुई थी। अब ऑयल $80 पर बैरल है, फिर भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हाई ही है। यूएस डॉलर के स्ट्रांग होने और ट्रेजरी यील्ड्स के बढ़ने का इंपैक्ट ग्लोबली दिख रहा है। हाई रिटर्न की वजह से पैसा यूएस में फ्लो कर रहा है, जिससे दूसरे कंट्रीज के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। ब्राजील ने अपनी करेंसी बचाने के लिए $30 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च कर दिया। चाइना का स्ट्रगल सबसे बड़ा है, जहां पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कोशिश कर रहा है कि युआन 7.32 से 7.34 के लेवल से नीचे ना गिरे। इंडिया का रुपी भी वीकन हो रहा है और नए आरबीआई गवर्नर का स्टैंड ज्यादा इंटरवेंशन ना करने का हो सकता है, जो रुपी के फ्री मूवमेंट को और बढ़ा सकता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो श्वाब के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम होता है और फेड और 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करता है तो 10 ईयर यील्ड्स 5% के पास जा सकता है। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सडन पॉलिसी मूव्स जैसे टैरिफ्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिबेट्स चीजें बहुत जल्दी बदल सकते हैं। अभी यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रहे हैं और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जबकि फेड रेट्स कट कर रहा है। ये पैटर्न्स हिस्टोरिकल नॉर्म्स को बदल रहे हैं, जो दिखाता है कि मार्केट का रिएक्शन हर बार अलग हो सकता है। एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड मूव्स कब तक चलेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा।
तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, HCL टेक ने FY25 के थर्ड क्वार्टर में 4,591 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये पिछले साल के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 5.5% का इंक्रीज है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.4% का राइज है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में 29,890 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 5% और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% ज्यादा है। HCL टेक ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस FY25 के लिए रिवाइज करके 4.5 से 5% कर दी है। ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप एसेट्स के एक्विजिशन को कंसिडर करके ये रिवाइज एस्टिमेट्स दिया गया है। दूसरा, चाइना ने 2024 में $992 बिलियन का रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 21% ज्यादा है। ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ, जिसमें $525 बिलियन के गुड्स सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट किए गए। सिर्फ दिसंबर में ही यूएस एक्सपोर्ट्स $49 बिलियन तक पहुंच गए, जो पिछले 2 साल का हाईएस्ट फिगर है। ग्लोबल डिमांड स्ट्रांग रही, लेकिन चाइना की इंपोर्ट्स, वीक डोमेस्टिक स्पेंडिंग और लोअर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से अभी भी कम रही। फाइनली, अर्बन कंपनी, जिसका वैल्यूएशन जून 2021 में $2.1 बिलियन थी, मार्च 2025 तक 3,000 करोड़ रुपीस का IPO फाइल करने का प्लान कर रहा है। इस IPO को कोटक महिंद्रा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली लीड करेंगे। अर्बन कंपनी फिलहाल 50+ इंडियन सिटीज के साथ साथ UAE और सिंगापुर में भी ऑपरेट करता है और ब्यूटी ट्रीटमेंट और अप्लायंस रिपेयर जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।